नमस्कार साथियों, मैं पवन जांगीड़ आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। तो साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं आप सभी के प्यारे विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 10 को लेकर, जिसका नाम रहने वाला है ध्वनि। और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हम ध्वनि को अपने कानों के द्वारा सुनते हैं, यानी जिसे आप मानव कण के नाम से भी जानते हैं। मानव कण, या जिसको ह्यूमन ईयर भी कहा जाता है। ठीक है, अब मानव कण की बात करते हैं तो ये जो बाह्य कण होता है, बाहर वाला जो कान होता है, उसकी आकृति कैसी होती है? फनल के समान होती है, कीप के समान होती है, जो अधिक से अधिक ध्वनियों को कान के अंदर पहुंचाने का काम करती है। यानी ये ध्वनियों को एकत्रित करेगी। ये ध्वनियों को क्या करेगी? एकत्रित करेगी। आकृति जो होती है, जिसको आप फनल के समान आकृति कहते हैं या कीप के समान आकृति कहते हैं, इस आकृति के द्वारा अधिक से अधिक आसपास की ध्वनियों को एकत्रित किया जाता है। सो आप लिखेंगे मानव कण में बाह्य कण की आकृति, बाह्य कण की आकृति फनल अथवा कीप के समान होती है, जो कि अधिक से अधिक ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करती है। तो यानी सबसे पहले बाह्य कण, जो कि फनल की आकृति का होता है, कीप की आकृति का होता है, वहां से ध्वनि संकेत प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे। तो ध्वनि संकेत जब प्रवेश करते हैं तो यहां से ध्वनि संकेत एक नलिका के अंदर चले जाते हैं, एक नलिका के अंदर प्रवेश करते हैं। ये नलिका जो आपको दिखाई दे रही है, इस नलिका के अंदर ये संकेत जाने वाले हैं और इस नलिका के अंत में बिल्कुल यहां पर साथियों एक रबड़ के समान या गुब्बारे के समान तनी हुई एक झिल्ली पाई जाती है। यानी तनी हुई अवस्था में एक झिल्ली पाई जाती है और इस ध्वनि के कंपन इस कण पटह से टकराते हैं या इस झिल्ली से टकराते हैं। ठीक है, ये जो तनी हुई झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, इसको ईयर ड्रम या फिर क्या कहा जाता है, इसे कण पटह के नाम से जाना जाता है। तो आप लिखेंगे बाह्य कण से होते हुए ध्वनियों के कंपन बाह्य कण से होते हुए ध्वनियों के कंपन एक
नलिका में प्रवेश करते हैं, एक नलिका में प्रवेश करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट, नलिका के अंत में, नलिका के अंत में एक तनी हुई झिल्ली पाई जाती है, एक तनी हुई झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये कंपन उस झिल्ली से टकराते हैं जिसे कणपटह कहा जाता है। तो आप लिख दें इसे कणपटह कहा जाता है। तो ये कंपन इस झिल्ली से टकराएंगे, तो आप लिख दें ये कंपन कणपटह से टकराते हैं, यानी इस झिल्ली में कंपन हो गया है। अब पहले, सबसे पहले ये ध्वनि संकेत एक फनल की आकृति से होते हुए नलिका में पहुंचेंगे, नलिका से ये संकेत कणपटह तक पहुंच जाते हैं। अब कणपटह या ईयर ड्रम से आगे ये संकेत कहां जाएंगे? ईयर ड्रम या मैं कह सकता हूं कणपटह से ये संकेत जो होते हैं आगे मध्य कण में जाते हैं, मध्य कण से ये आंतर कण के अंदर चले जाते हैं। आंतर कण यानी अंदर की तरफ कान का जो भाग होता है उसे आंतर कण कहा जाता है। ठीक है, तो अब कणपटह से होते हुए संकेत आंतर कण में पहुंच जाते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर ये पॉइंट, कणपटह से होते हुए ये संकेत या कंपन आंतर कण में प्रवेश करते हैं, आंतर कण में प्रवेश करते हैं, जहां से इन्हें मस्तिष्क के पास भेज दिया जाता है। मस्तिष्क के पास भेज दिया जाएगा। इन संकेतों को पहले फनल जैसी आकृति में प्रवेश करेंगे, फिर नलिका में जाएंगे, फिर नलिका से ये संकेत कणपटह से टकराएंगे, कणपटह से ये संकेत आंतर कण में जाते हैं और आंतर कण से इन संकेतों को मस्तिष्क के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कंपन जो होते हैं उससे जो संकेत उत्पन्न हुए उन संकेतों को मस्तिष्क के पास भेज दिया जाता है। तब जाकर हमें समझ में आता है कि सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, या जो हमारे आसपास की ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं वो क्या कैसी ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं, इस चीज का हम पता लगा पाते हैं। इस चीज को एक आप प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कणपटह कैसे काम करता है या आपका ईयर ड्रम कैसे काम करता है। बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको समझा रहा हूं। आप एक काम करना, आप एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लेना या टिन का डिब्बा ले लेना,
इस प्लास्टिक या टिन के डिब्बे के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को काट कर खोल देना, यानी इसे ऊपर से भी ओपन कर देना है, नीचे से भी ओपन कर देना है। ऊपर वाले हिस्से को भी काट कर अलग कर देना, नीचे वाले हिस्से को भी काट कर अलग कर देना। कर दिया ये काम। ये काम करने के बाद अब आपको नेक्स्ट काम ये करना है कि एक गुब्बारे की शीट लेनी है और उस गुब्बारे की शीट को इस बॉक्स के या इस डिब्बे के ऊपर वाले हिस्से पर, इस बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से पर यहां पर एकदम तान कर खींच कर लगा देना। और इसको लगाने के लिए आप यहां पर किसका उपयोग कर सकते हैं? इसको लगाने के लिए आप यहां पर रबड़ के छल्ले या रबड़ बैंड का यूज कर सकते हैं। रबड़ के छल्ले या फिर रबड़ बैंड का यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपने क्या लगाया है? इसके ऊपर आपने गुब्बारे की शीट को इसके ऊपर लगा दिया। किसको लगाया है? गुब्बारे की शीट को आपने इसके ऊपर लगा दिया है। अब आपको करना यह है कि आपको थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। 1 2 3 4 5। मैंने इस रबड़ की शीट के ऊपर छोटे छोटे थर्माकोल के टुकड़े जो हैं वो रख दिए हैं। 4 से 5 टुकड़े आप रख सकते हैं। थर्माकोल के टुकड़े लेकर आप क्या करेंगे? इस रबड़ की शीट के ऊपर या गुब्बारे की शीट के ऊपर रख देंगे। रखने के बाद आपको करना यह है कि आपको अपने फ्रेंड को कहना है कि इस बॉक्स के नीचे से, या मैं कह सकता हूं इस डिब्बे के नीचे से उसको चिल्लाना है, हुर्रे हुर्रे। उसको नीचे से चिल्लाना है, जब वो नीचे से चिल्लाएगा हुर्रे हुर्रे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। उस ध्वनि के कंपन इस बॉक्स के अंदर जाएंगे, टिन के डिब्बे के अंदर या प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर जाएंगे, क्योंकि नीचे से खुला हुआ है। यहां से ये कंपन ऊपर इस गुब्बारे की शीट से टकराते हैं। यहां से कंपन ऊपर गुब्बारे की शीट से टकराते हैं, जिससे गुब्बारे की शीट में कंपन होगा। और जब उसके अंदर कंपन होता है, जब उसमें कंपन होगा तो ये थर्माकोल के टुकड़े जो होते हैं ये भी हिलने लग जाते हैं। थर्माकोल के टुकड़ों में भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। थर्माकोल के टुकड़े भी हल्के से उछलने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ध्वनि उत्पन्न की गई है, इस ध्वनि के कंपन जो हैं वो इस डिब्बे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस डिब्बे से ऊपर रबड़ की शीट से टकरा रहे हैं और रबड़ की शीट से टकराने के बाद ये थर्माकोल के टुकड़े से टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें भी कंपन हो रहे हैं। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही आपका ईयर ड्रम या कर्णपटह कार्य करता है कि कर्णपटह में जब कंपन होते हैं तो वो कंपन पीछे की तरफ भेज दिए जाते हैं। पीछे की तरफ भेज दिए मतलब अंदर की तरफ भेज दिए जाते हैं। जैसे अगर यहां से कंपन प्रवेश कर रहे हैं तो पीछे की तरफ चले जाएंगे, कान के अंदर की तरफ चले जाएंगे। यहां से अगर कंपन प्रवेश कर रहे हैं तो पीछे की तरफ मतलब कान के अंदर की तरफ कंपन जो है वो भेज दिए जाते हैं। तो ठीक जैसे रबड़ की शीट या गुब्बारे की शीट में यहाँ पर कंपन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपके ईयर ड्रम या फिर कान का पर्दा जिसको आप कहते हैं, जिसको आप कर्णपटह भी कहते हैं, उसमें भी कंपन होता है। तो ये बात आई समझ में सभी लोगों को। तो ये हो गई किसके बारे में बात? आपके मानव कण की हम बात कर रहे थे, उसकी बात हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। इस चीज को समझने से पहले आपको दोलन गति को समझना पड़ेगा। जिसको
आवर्ती गति भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको कंपन गति भी कहा जाता है। आवर्ती गति भी कहा जाता है, इसे कंपन गति भी कहा जाता है। दोलन गति, आवर्ती गति या फिर कंपन गति। पहले सोचिए इसका मतलब क्या होता है, फिर आपको समझाता हूं मैं ये चीज जल्दी से। अब साथियों, दोलन गति या आवर्ती गति या कंपन गति तीनों वर्ड का मतलब सेम ही होता है। जब भी किसी वस्तु के द्वारा कंपन किया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा बार बार अपनी गति को दोहराया जाता है या रिपीट किया जाता है। जब भी किसी वस्तु में कंपन गति होगी या दोलन गति होगी या आवर्ती गति होगी, उस गति के अंदर बार बार वस्तु क्या करती है, अपनी गति को रिपीट करती है, बार बार अपनी गति को दोहराती है। जैसे मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं राइट की तरफ आ गया, फिर लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं, फिर वापस राइट की तरफ आ रहा हूं, फिर वापस लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं, ठीक ऐसे ही जैसे घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो लेफ्ट भी जाता है, फिर राइट आता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट आता है। वो बार बार अपनी गति को दोहराता है, वो बार बार अपनी गति को रिपीट करता है, तो उसे दोलन गति कहा जा सकता है, ठीक है, उसे आवर्ती गति भी कहा जा सकता है। तो आप लिखेंगे किसी वस्तु में होने वाले कंपन के कारण वह वस्तु बार बार अपनी गति को दोहराती है और इसे ही दोलन गति कहा जाता है। इसे दोलन गति के नाम से जाना जाता है, दोलन गति कहा जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। मतलब बार बार वस्तु के द्वारा अपनी गति को दोहराया जा रहा है, बार बार अपने वस्तु के द्वारा अपनी गति को रिपीट किया जा रहा है। अब साथियों, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है आयाम, कि आयाम वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे ये घड़ी का पेंडुलम है, मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं घड़ी का पेंडुलम ड्रॉ कर रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये घड़ी का पेंडुलम है, ये राइट की तरफ भी जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब ये इसकी होती है माध्य स्थिति, ये इसको कहा जाएगा इसकी माध्य स्थिति। जब वो गति नहीं कर रहा है, ये उसकी माध्य स्थिति हो जाएगी। तो माध्य स्थिति से अधिकतम कितना दूर जा रहा है, या माध्य स्थिति से अधिकतम कितना विस्थापन कर रहा है, या माध्य स्थिति से वो अधिकतम कितना दूरी तय कर रहा है, उसी को आप क्या कहेंगे, उसका आयाम कहेंगे। क्या कहेंगे, आयाम। किसी भी वस्तु में होने वाले कंपन के कारण वो वस्तु अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम कितना विस्थापन कर रही है, इसे ही उसका आयाम कहा जाएगा, इसे ही उसका एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। सो आप लिखेंगे
किसी वस्तु में कंपन के कारण उसके द्वारा अपनी माध्य स्थिति से किया जाने वाला अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। उसका आयाम कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु में यदि कंपन हो रहा है तो वो अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना वहां पर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसी को उसका एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। चल फिर अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आवर्तकाल के बारे में, कि आवर्तकाल या टाइम पीरियड शब्द का मतलब क्या होता है। आवर्तकाल या टाइम पीरियड शब्द का सिंपल सा मतलब यह होता है कि किसी भी एक कंपन को पूरा करने में लगने वाला समय, किसी एक कंपन को पूरा करने में लगने वाले समय अंतराल को क्या कहा जाता है, उसी को यहां पर हम आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। सो आप ये यहां पर पॉइंट मेंशन करेंगे, लिखेंगे। किसी भी एक कंपन को पूरा करने में लगने वाले समय को कंपन का आवर्तकाल कहा जाता है। यानी इसका अगर सूत्र निकालें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आवर्तकाल के सूत्र की यदि मैं बात करता हूं तो वो रहने वाला है समय या कुल समय बटा कंपनों की संख्या, और इसका जो मात्रक होता है उसे कहा जाता है सेकंड, जिसे स्मॉल एस के द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्तकाल के बाद अब जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं आवृत्ति के बारे में, जिसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। आवृत्ति शब्द का मतलब होता है प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या। एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति कहा जाता है।
कि प्रति सेकंड कितने कंपन हो रहे हैं, उसी को क्या कहा जाएगा, आवृत्ति कहा जाएगा। और इसका सूत्र क्या होने वाला है, इसका साथियों सूत्र होने वाला है कंपनों की संख्या बटा कुल समय, कुल समय। ये हो गया यहां पर कंप्लीट। अब आपसे इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है, तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है हर्ट्ज, और इसको कैपिटल H और स्मॉल z के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये बात हो चुकी है आवृत्ति की, कि आवृत्ति शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आवृत्ति और अगर हम बात करते हैं आवर्तकाल, दोनों का सूत्र उल्टा है। देखो, ऊपर कुल समय कंपनों की संख्या, यहां पर क्या आ गया, कंपनों की संख्या ऊपर आ चुका है और बट्टे के नीचे कुल समय आ चुका है। ठीक है, सो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीजें अब तक डिस्कस कर ली हैं। हमने सबसे पहली बात जो डिस्कस की, मानव कण की संरचना के बारे में, कि मानव कण के अंदर एक बाह्य कण होता है जिसकी आकृति फनल अथवा कीप के समान होती है, जो ध्वनि संकेतों को एकत्रित करके एक नलिका में भेज देता है, और उस नलिका के अंत में ईयर ड्रम पाया जाता है, कण पटह पाया जाता है, और जब उससे कंपन टकराते हैं तो ईयर ड्रम में कंपन होते हैं। वो कंपन जो होते हैं वो आंतरिक कण के पास भेज दिए जाते हैं, और आंतरिक कण उन कंपनों के द्वारा जो संकेत उत्पन्न होते हैं, उन संकेतों को या मैं कह सकता हूं उन सिग्नल्स को ब्रेन या मस्तिष्क के पास भेजेगा, और मस्तिष्क क्या करता है, उन सिग्नल को, उन संकेतों को पहचानता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है या सामने वाला व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमने बात कही आयाम के बारे में, लेकिन आयाम से पहले मैंने आपको दोलन गति समझाया कि जब भी किसी वस्तु के द्वारा बार बार अपनी गति को रिपीट किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति या फिर आवर्ती गति या फिर हम अंग्रेजी में से पीरियोडिक मोशन के नाम से भी जानते हैं। और दोलन गति के अंदर मैंने उसके 3 गुणों के बारे में आपको बताया। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया आयाम के बारे में, कि कोई भी वस्तु के अंदर अगर कंपन हो रहा है तो कंपन के समय वो अपने माध्य स्थिति से अधिकतम कितना विस्थापन कर रहा है, मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है। माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कितना दूर जा रहा है। फिर हमने डिस्कस किया किसके बारे में, फिर हमने बात कही यहाँ पर टाइम पीरियड या आवर्तकाल के बारे में। आवर्तकाल शब्द का मतलब होता है कि एक कंपन को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, उसी को उस कंपन का आवर्तकाल कहा जाएगा। और आवर्तकाल समय की बात करें तो समय का मात्रा आपको पता है सेकंड होता है, तो आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होने वाला है, और इसका सूत्र होने वाला है कुल समय बटा कंपनों की संख्या। फिर आवृत्ति की बात करें हमने, और आवृत्ति की बात के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर ही डिस्कस किया कि एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं या प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, उसी को कहा जाएगा उस ध्वनि की आवृत्ति या उस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी। इसका सूत्र होता है कंपनों की संख्या बटा कुल समय, और अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है हर्ट्ज, जिसको कैपिटल H और स्मॉल z, इसके आगे स्मॉल z लिख देते हैं, इसके द्वारा दर्शाया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं किलो हर्ट्ज भी आता है, मतलब 1 हर्ट्ज के अंदर हम बात करते 1 किलो हर्ट्ज के अंदर हम बात करें तो 1000 हर्ट्ज होते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो साथियों अब इसके बाद वाले टॉपिक्स के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी आज की इस क्लास को यहीं पर विराम दूंगा। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।